राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सतीश पेंदान साहब, जो अपने वक्तव्य के लिए सारे देश में जाते हैं और आज हमारे बीच में जोरदार तालियों के बीच में मैं आवाज दे रहा हूँ श्री सतीश पेंदान साहब। आप कभी, क्या नाम है उनका, नील बोले आप, बड़ा प्यारा नाम है आपका। मैं बहुत अच्छी चीज सुना आपके मुंह से, बहुत अच्छी कविता आपने बोली। हम बहुत देर से सब लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बच्चे लोग बेचारे थक गए हैं। प्रोग्राम का एक विषय बड़ा अलग डिफिकल्ट सब्जेक्ट है इस देश में। 2013 से भारत में संविधान दिवस मनाना शुरू किया। इस देश के हुक्मरानों को, इस देश को चलाने वालों को ये जरूरत नहीं पड़ी कि संविधान नाम की कोई चीज है। इस देश का राष्ट्रपति संविधान की वजह से बनता है। इस देश का प्रधानमंत्री संविधान की वजह से बनता है। और इस देश का किसी भी कार्यालय का चपरासी भी संविधान की वजह से बनता है। और उस संविधान को समझाने की, लोगों में ले जाने की जो जवाबदारी है, हम बहुत बड़े तरीके से बोलते हैं कि विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। मैं थोड़ी नेगेटिव बात करता हूं। मुझे मोदी जी की तारीफ में या देश की तारीफ में या संविधान के बारे में जो बोलते हैं उनकी तारीफ में बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं उस समाज का आदमी हूं जिसको अभी भी नहीं मालूम संविधान नाम की कोई चीज है क्या। मैं आदिवासी हूं। अगर हम ये बोलते हैं कि विश्व का सबसे अच्छा संविधान है भारत का, तो मेरे 3 सवालों का जवाब आप दीजिए। अगर ये सच है कि विश्व का सबसे ज्यादा अच्छा संविधान भारत का है, तो विश्व का सबसे ज्यादा गरीब आदमी भारत में क्यों मिलता है? उसकी डेली की इनकम है 25 पैसे, 1 रुपए 25 पैसे। इस देश में 1 रुपए 25 पैसे की कैडबरी चॉकलेट नहीं आती है। कुछ लोग चल रहे हैं उनका प्रचार कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मेरा उनसे सवाल है, विश्व में कहीं पर आदमी भूख से नहीं मरता है। ये महाराष्ट्र के मेलघाट में आदमी भूख से मरता है, जिसको ताली बजाने का विषय नहीं है। कुत्ते को खाना मिलता है, यहाँ कुत्ता भूख से नहीं मरता है, लेकिन आदिवासी आदमी भूख से मरता है। ये विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। और तीसरा सवाल, जिसका ये देश है, जिसकी ये जमीन है, जो इस जमीन का मालिक है, जिसके आप वंशज हो, उसी आदिवासी आदमी को ये लोग देश विरोधी बोलते हैं। मुस्लिम ने कुछ किया तो आतंकवादी है, आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी। आपके अपने ही देश, आपके अपने ही क्षेत्र में, आपकी अपनी ही जमीन पे आपको राष्ट्र विरोधी बोला जाता है। मेरे दिमाग में यह बात नहीं पड़ती है कि जो इस देश का मालिक है वो इस देश का विरोधी कैसे हो सकता है। और ये होते कौन है? उस गरीब आदमी को जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, उसको हंसने वाले, उसकी फोटो, नंगी फोटो लगाने वाले। एक प्रदर्शनी हुई थी, उसमें आदिवासी महिला की नंगी फोटो लगाई गई थी और उसको बोला गया था कि ये भारत की संस्कृति है, भारत के आदिवासी है। ये वही भारत है जहां आज भी अंडमान निकोबार
में आदिवासियों के बदन पे कपड़े नहीं है। ये वही संविधान है जिस पे आप लोग बात कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भंडारा से इलेक्शन हार गए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते, जब पश्चिम बंगाल झारखंड से अलग नहीं हुआ था। और जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिताया वो बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग थे। और उन्हीं लोगों ने, उनमें से एक आदमी कांग्रेस से बगावत किए थे आदिवासियों ने। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस से इलेक्शन लड़े थे, उनके भाई कांग्रेस से इलेक्शन लड़े थे, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लड़े। आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत, बड़ी बात है, आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिताया। जिस व्यक्ति ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आखिरी वोट दिया था उसका नाम भी बिरसा था। और जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिताया उन लोगों ने स्पष्ट रूप से बोला कि हम बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग हैं, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग संविधान सभा में भेज रहे हैं। बाबा साहब वो इलेक्शन जीते और संविधान सभा के अध्यक्ष बने। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला। अगर वो आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को भी मौका नहीं मिलता। ये संविधान की शुरुआत यहां से शुरू होती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि 70 साल के बाद में इस संविधान को मानने वाला आदमी इस देश में रहेगा। समझने वाले लोग रहेंगे, लेकिन ऐसे भी लोग रहेंगे, एक आध आदमी ऐसा भी सवाल खड़े कर देगा कि क्या है संविधान। जिस देश में ऐसा आदमी रहता है जिसको मालूम नहीं संविधान क्या है, उस देश में राष्ट्रपति का कोई महत्व नहीं है। उस आदमी का महत्व होना चाहिए आज के दिन, जिसको मालूम नहीं है संविधान क्या है। गढ़चिरौली में संविधान की किताबें जाना चाहिए। तौफीक भाई, आपकी तकरीर पसंद आई मेरे को। गढ़चिरौली में संविधान की किताब जाना चाहिए, लेकिन वहां बीएसएफ जारी है। बालाघाट के जंगल में संविधान की किताब जाना चाहिए, वहां बीएसएफ मिलिट्री जारी है। ऐसा देश चलता है। दल आता मुसलमान गाय की तरफ देखने के लिए, वो खाने की बात तो दूर है, उसको देखने से भी डर रहा था। कहा लिखा है संविधान में कि मांस नहीं खाना चाहिए। संविधान में तो कुछ भी नहीं लिखा है। खाने के बारे में क्या लिखा है बताइए। फिर भी ये माहौल संविधान को मानना और संविधान की मानना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये लोग संविधान का उपभोग करने वाले लोग हैं, संविधान का उपयोग करने वाले लोग हैं, लेकिन संविधान की मानने वाले लोग नहीं हैं। इनको अभी भी संविधान के ऊपर विश्वास नहीं है। इनको ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि एक अछूत आदमी ने इस देश का संविधान लिख दिया, इस देश की किस्मत लिख दी। सिर्फ एक सवाल, एक ही बात कि श्रेष्ठ आदमी ने भारत का संविधान लिख दिया, हम इस संविधान को कैसे मान सकते हैं? ऐसी सोच भी इस देश में पनप रही है। एक नारा आपने बोला संविधान जला देंगे, जलाने की बात चल रही थी। वो जलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो संविधान जलाने का जो कार्यक्रम है वो ये जानने का कार्यक्रम है कि संविधान पर कितने लोगों को भरोसा है। वो अपनी एक्शन करते हैं, उसके रिएक्शन को देखना चाहते हैं, वो अपने को समझना चाहिए। संविधान दिवस ये मामूली दिवस नहीं है, देश की आजादी से बड़ा दिन नहीं है।
आजादी संविधान ने दिया है, वो झंडे ने नहीं दिया है। वो झंडा इसलिए खड़ा है क्योंकि संविधान है। ये बड़ा दिन है, वास्तविकता में यही अपना सबसे बड़ा दिन है। हमको आजादी याद दिला रहे हैं लोग, लेकिन संविधान याद नहीं दिला रहे। ये षड्यंत्र है। 52 साल तक इस देश की स्कूलों तक प्राइमरी शिक्षा का हिस्सा नहीं बन पाया संविधान। 52 साल के बाद में आया नागरिकता करके सब्जेक्ट, जिसको सिविक्स बोलते हैं। अभी एनसीईआरटी ने एक किताब छापी है जिसमें संविधान से ज्यादा महत्व यहाँ के धर्म ग्रंथों को दिया गया। धर्म आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये आपके पर्सनल लाइफ का पार्ट है, लेकिन संविधान ये आपकी जनरल लाइफ का पार्ट है, सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है। और जो सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है उसी का प्रचार नहीं किया। मैं धनीराम दादा का बहुत जम के तालियां बजाऊं उनके लिए। आपकी एक व्यक्ति इस तरीके से सोचता है, मेरे को बहुत अच्छी सोच लगी कि कम से कम हमारे बीच में से भी लोग इस टाइप की बात करते हैं। मेरे को नहीं लगता आपने जितने आरपीआई के नेताओं का नाम लिए, किसी नेता ने संसद में यह क्वेश्चन किया होगा कि संविधान दिवस मना रहे हो साहब, कम से कम भारत सरकार ने सबके घर में अनाज भेजती है, इलेक्शन के वक्त बम्पर भेजते हैं, सब कुछ भेजते हैं। एक गवर्नमेंट की तरफ से योजना हो जाए कि उसके घर तक के संविधान पहुंचा दिए जाए उसकी भाषा में। उसकी भाषा में संविधान नहीं पहुंच सका। वो जिस भाषा को जानता है उस भाषा में भी संविधान उस तक के नहीं पहुंच सकता। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन एक बात बताना चाहता कि ये देश, इस देश ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही है जिससे आपके मन में ये विश्वास हो जाए कि इस देश के मुसलमान को, इस देश के दलित को, इस देश के ओबीसी के और इस देश के आदिवासियों को आने वाले समय में सुरक्षा मिलेगी। ऐसी कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं है, सिर्फ विकास। और ये विकास बोला जाता है, उसका जो परिणाम आता है वो विनाश आता है। पूरे देश के उपक्रमों का जो राष्ट्रीय उपक्रम है, जिसको गवर्नमेंट एजेंसीज बोलते हैं, वो एजेंसीज का ये लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। अगर आप देश की एजेंसी को निजीकरण करोगे तो सरकार ही नहीं रहेगी। सरकार का अपना क्या रहेगा? जब आपका सरकार का कोई हिस्सा ही नहीं रहेगा तो संविधान क्या करेगा? संविधान बदलने की भाषा कर रहे हैं, उसको हाथ नहीं लगा रहे, व्यवस्था बदल रहे हैं। व्यवस्था बदल देंगे ऑटोमेटिक संविधान बदल जाएगा। दो तरीके से शादी की जाती है, एक है पत्रिका बांट के और दूसरा आई लव यू बोल दो और चलने दो, किसी को बताओगे बात। तो ये लोग वो प्रक्रिया को देश में चलाया जा रहा है, अंदरूनी चलाया जा रहा है। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र की बड़ी बड़ी बातें, तुम्हारे बाप का राष्ट्र है क्या? यहाँ के हर एक आदमी का उसमें हिस्सेदारी है। आप ऐसा बताते हो किसी को भी राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट दे रहे हो? बस संविधान हमारे बाप ने लिखा, हमको क्या दे रहे सर्टिफिकेट? अगर हमको राष्ट्र प्रेम नहीं होता तो ये इतनी सारी बातें इस समाज में होती नहीं। आज अगर देखा जाए इस देश के गरीब आदमी के हिस्से में अगर कोई चीज आई है भाई, जमीन नहीं आई, जायदाद नहीं आया, पैसा नहीं आया, संपत्ति नहीं आई, लेकिन एक चीज उसके हिस्से में आई है और उसको भी लूटा जा रहा है, उसको भी खत्म किया जा रहा है, उसका नाम ही संविधान है। आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, उसको थोड़ा अच्छा पढ़ाओगे, ये उम्मीद करोगे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, कुछ बनेगा,
सिर्फ आप इसी उम्मीद से बोलते हो कि ये संविधान है करके। इस संविधान में प्रावधान है आपके लिए आरक्षण का, संरक्षण का, नौकरी का। जहां सरकार नहीं होती ना साहब, वहां संविधान नहीं होता, और जहां संविधान नहीं होता वहां सरकार नहीं होती। तो ये सरकार ही नहीं है, सरकारी एजेंसी खत्म कर रहे हैं। रेलवे का निजीकरण, हर एक डिपार्टमेंट का निजीकरण, अब तो सेना का भी निजीकरण हो गया। अब तो प्राइवेट कंपनी बंदूक बना रही है। इससे बड़ी बात नहीं है कोई। प्राइवेट कंपनियों के पास से गोलियां बनाई जा रही है, बंदूक बनाया जा रहा है, उसके कवर्स बनाए जा रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी बंद कर रहे हैं। आने वाला 10 साल बाद में आपको ये संविधान नाम की चीज नहीं दिखेगी अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो। तुम्हारी हिस्सेदारी इस देश में इसलिए है क्योंकि संविधान है। इनको थोड़ी बहुत जो डर है, ये संविधान का डर है, वरना इनके हाथ में देश है। और आपके बस में सिर्फ एक ही काम है, और वो आप कर नहीं सकते। वो कर नहीं रहे आप, और आप करना चाह नहीं रहे, आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही उसकी। वो है आपको एक जगह आना है। आपको पता चल गया युद्ध खड़ा हो रहा है, उधर दुश्मन ने युद्ध की तैयारी कर दी है, बावजूद उसके अगर आप एक जगह आने की तैयारी नहीं कर पा रहे हो, लड़ने की तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो आपसे ज्यादा बेवकूफ आदमी कोई नहीं होगा। आपने स्वीकार कर लिए कि मेरे को मरना है, लेकिन जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेंगे कि हमको लड़ना है, तो आपको एक जगह आना जरूरी हो जाएगा। मरने के लिए आप एक जगह मत आओ, चलिए आज की जो स्थिति आपके मन में है, हमको मरना है, लेकिन जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि हमको लड़ना है, आप एक जगह आना शुरू कर दोगे। तो ये लड़ने की जो सोच है, जो संघर्ष की सोच है, वो हमारे बीच में से खत्म होते चली जा रही है, और उसको खत्म किया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आपके बहुत अच्छे दिन आ गए। जब ये वाक्य बोला गया था कि आपके बहुत अच्छे दिन आएंगे, आने वाले हैं, तब 65 रुपए किलो तेल था खाने का, और 44 रुपए 80 पैसे लीटर पेट्रोल था। नहीं, 54 रुपए 80 पैसे लीटर पेट्रोल था। और तब से ये चल रहा है 7 साल से कार्यक्रम। अच्छे दिन आ गए, 200 रुपए किलो तेल हो गया, 114 रुपए का पेट्रोल हो गया। गाड़ी का पेट्रोल से ज्यादा पेट के पेट्रोल के बारे में सोचिए आप। जो पेट का तेल है, डबल हो गया, वो भी डबल हो गया। अबे आदमी नहीं चलेगा, गाड़ी कैसी चलेगी? तुमने तो आदमी को ही लॉक कर दिया। इसको बोलते कंडम इकोनॉमी, ध्वस्त अर्थव्यवस्था। जब तुम्हारी ध्वस्त अर्थव्यवस्था होती है, तब गुलामी की जंजीरों में बांधा जाता है सबको। संविधान हमारा है, हमारे हित में लिखा गया है। संविधान होते हुए भी हमारे लोगों की हालत क्या है, इस पर अगर आप जब गौर करोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमारे अनुभव है। लोगों के पास रोजगार नहीं है साहब, और आदिवासियों की खास करके मैं बात इसलिए बोलना चाहता हूं कि आप लोग आदिवासी के वंशज हैं, आप लोग मूल निवासी लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी भारत के मूल मालिक हैं, लेकिन हमने पूरे देश में यह प्रचारित किया कि यस, आदिवासी भारत के मूल मालिक है, यहाँ का एससी, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का माइनॉरिटी उसका वंशज है। ये हम लोगों ने लोगों के बीच में डाली। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोगों के हाथों में काम नहीं है।
लोगों के नौकरी नहीं है, वो रोजगार गारंटी योजना के हाल बुरे हैं, खाने को नहीं है लोगों को। अब आदिवासी आदमी 800 रुपए में खून बेचता है। ये ऐसा देश है, संविधान दिवस मना रहे हैं, जहां 800 रुपए में आदिवासी आदमी अपना खून बेचता है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। वो 800 रुपए से खून खरीद यानी बेच देता है, वो 800 रुपए से अपने घर का किराना लेके आ जाता है। यानी जिंदा रहने के लिए आपको अपना खून भी बेचना पड़ेगा। ऐसी अर्थव्यवस्था निर्माण की गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में यह नहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति या किसी समाज को इस तरह मजबूर कर दिया जाए कि वो अपने आप को, अपने समाज के, अपने बदन के, अपने शरीर के अंगों को बेचने के लिए मजबूर हो जाए। लोग किडनी बेच रहे हैं, अपने बच्चे बेच रहे हैं। ये कौन से देश की, कौन से विकास की बात कर रहे हैं? महागुरु की बात कर रहे हैं। ये महागुरुओं के गुरु से मिल रहा है हमको। ये कौन से देश की बात कर रहे हैं? ये भारत की बात कर रहे हैं या किसी और दूसरे देश की बात कर रहे हैं? ईरान, इराक, जर्मनी वगैरह इधर की बात कर रहे हैं क्या? अगर ये भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के मालिक की बात पहले करो। जो देश का पहला आदमी है वो देश का आखिरी आदमी हो गया है। डर डर के जी रहे हैं आप लोग, हम लोग। हमको ये मालूम ही नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है देश में। रिजर्वेशन की क्या हालत है, रोजगार की क्या हालत है, आर्थिक व्यवस्था कहां पर है तुम्हारी? तुम्हारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? तुम्हारी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी कि नहीं रहेंगी? देश के हर उपक्रम को बेच रहे हैं। आने वाले समय में अगर ऐसे चलते रहा तो 5 साल बाद में आधे भारत का जो मालिक है, आधे भारत के जो मालिक है यानी उसके हिस्सेदार है, वो अदानी, अंबानी और बाकी वगैरह वगैरह हो जाएंगे। तुम्हारे देश की एजेंसियों में इसका कब्जा हो जाएगा। संविधान सार्वजनिक उपक्रमों की और सार्वजनिक सामाजिक जीवन की स्वतंत्रता देता है। आपके सार्वजनिक उपक्रमों की निजीकरण की स्वतंत्रता नहीं देता है। There is no provision for privatization in Constitution. भारत के संविधान में आपको निजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। ये भारत के उपक्रम एक अलग आर्टिकल अमेंडमेंट लाके बेच रहे हैं। और अगर निजीकरण हो गया रेलवे का तो नौकरी लगी नहीं क्या? रेलवे में पुलिस वालों का निजीकरण हो गया तो उसको पुलिस में नौकरी मिलेगी क्या? कुछ नहीं। मैंने अभी सुना 20,000 आदिवासी लड़कों को ये पंडित बनाकर उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो क्या है, वो इसका प्रचार करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। 2,000 लड़कों को पंडित बना के आदिवासी बच्चों को धर्म का प्रचार करने के लिए कार्यक्रम शुरू हो गया। अगर आपके मन में थोड़ा भी राष्ट्र प्रेम होता तो संविधान का प्रचार करने के लिए भेजो ना। उसको धर्म का प्रचार करने के लिए क्यों भेज रहे हो? एक ऐसा वर्ग है इस देश में जिनको धर्म यानी राष्ट्र लगता है, उसी को सांप्रदायिकता बोलते हैं। और एक ऐसा वर्ग है जिसको संविधान यानी ही राष्ट्र लगता है, उसको धर्मनिरपेक्ष वर्ग बोलते हैं, जो सभी धर्म संप्रदायों का वर्ग है। आप लोग एक छोटे से शहर में इतना सुंदर आप लोगों ने कार्यक्रम किया। मैं सिर्फ 3 बातें बोल के आपके बीच में से जाना चाहता हूं। हर रोज आप एक बात सोच लीजिए, आपका समाज, आपका परिवार सुरक्षित है क्या? मत पढ़िए, आपको नहीं समय नहीं है संविधान पढ़ने का, कोई बात नहीं। पहले आप सोच लीजिए कि आपका परिवार, आपका समाज सुरक्षित है क्या? ये सोच के सो जाइए। सुबह उठिए, आप ये सोचिए
कि आप, आपका परिवार, आपके बच्चे का क्या होगा। और जब दोपहर होती है तो ये जरूर सोचिए, क्या आपका परिवार, आपका समाज और आपका बच्चा जिंदा कैसे रह पाएगा। ये 3 सवाल अगर आप एक हफ्ता सोच लेंगे तो आपके पास दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन तक तो चले गए ये सोचने का, 8वें दिन ऑटोमेटिक संविधान की किताब आपके पास आ जाएगी। मैं संविधान की किताब आपके जहन में, आपके हाथ में लाने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई नहीं है। कोई आपके पास अभी, अपने पास अम्बेडकर बाबा नहीं, बिरसा मुंडा नहीं, टंट्या भी नहीं है, अपने पास कोई महापुरुष नहीं है, गांधी भी नहीं है, अभी कुछ नहीं है। सिर्फ साधन के रूप में एक संविधान बचा हुआ है। ये बुनियादी बात आप लोगों को सोचना है। दूसरी चीज ये सोचना है कि भले हम अलग अलग धर्मों में रहते हैं, लेकिन खाना एक जैसा खाते हैं, गोली एक जैसा खाते हैं, पानी एक जैसा पीते हैं, व्यवस्था एक जैसी है, हमारे प्रश्न भी एक जैसे हैं, तो हमारी सोच भी एक जैसी होनी चाहिए, हमारा संगठन भी एक जैसी होनी चाहिए, हमारी लड़ाई भी एक जैसी होनी चाहिए। अगर वो नहीं कर पाओगे आप, इस संविधान के 1 लाख कार्यक्रम लोग कुछ नहीं होता। संविधान आप पढ़ते रहो, सामने वाला संविधान का उपयोग करके तुमको गुलाम बनाते रहेगा। ये एक मामूली सी किताब है, लेकिन ये किताब नहीं है, इसमें तुम्हारी जिंदगी का हिसाब है कि तुम कैसे जियोगे, कैसे रहोगे, तुमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये हमारी हिस्सेदारी की किताब है। इसको आप बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर शेयर, सोशल शेयर, आपका सामाजिक शेयर, आपकी सामाजिक हिस्सेदारी इस संविधान में कैसी है, उसके लिए ये संविधान उसका एक प्रमाण है आपके सामने, एक डॉक्यूमेंट है। इसी संविधान के भरोसे देश में फांसियां होती है, इसी संविधान के भरोसे लोगों को न्याय मिलता है, फांसी की सजा से भी बचता है। इसी संविधान की वजह से एक गरीब आदमी के घर तक पुलिस जाती है, इसी संविधान के भरोसे वो गरीब आदमी खड़े रहता है न्याय मांगते हुए, कभी ना कभी उसको न्याय मिल जाता है। ये संविधान की किताब मामूली किताब नहीं है। इस किताब में आपके जीवन का पूरा सारांश दबा है मेरे भाई, और वो लोगों के खास करके जो दबे कुचले हैं, शोषित है, पीड़ित है, जिन पे जुल्म हो रहा है, जिस पे जुल्म हो रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर। ये बहुत गंभीर विषय है। मुझे याद है, मैंने एक ऐसी मीटिंग भी, ऐसी जगह भी गया, मैं जब तमिलनाडु में गया था, तो संविधान की हम लोग आर्टिकल बना के 14 अप्रैल को बांट रहे थे। हमको मारा गया कि उसके लिए आप कार्यक्रम लोग सड़क पर आप बांट नहीं सकते। चौराहे पे जो गाड़ियां रुकती है वहां बांट रहे थे कि भाई आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो, संविधान क्या है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया है। तो ये आपका कार्यक्रम एक बंद रूम में होना चाहिए, पब्लिकली नहीं होना चाहिए, ऐसा हमको ताकीद दी गई थी। स्टेज में संविधान की बात करना भी गुनाह है, ऐसी भी एक व्यवस्था खड़ी की जा रही है। आप इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो क्योंकि आपकी वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और उसका प्रावधान संविधान में है। आप अपने मन की बात रख सकते हो, आप अपनी बात को कहीं भी बोल सकते हो, अपने विचारों का तुम प्रदर्शन कर सकते हो, वो भी प्रावधान है। लेकिन उसको संविधान चलाना और संविधान को चलने नहीं देना, ये दोनों प्रक्रिया साथ में चल रही है। इस षड्यंत्र को आपको समझना पड़ेगा। अगर इस षड्यंत्र को हम लोग नहीं समझेंगे तो कोई मतलब नहीं, केवल हम इस पर चर्चा ही करेंगे। संविधान के पीछे का जो पॉलिटिक्स है
उसके पीछे की जो रणनीति है षड्यंत्रकारों की, उसको खत्म करने की, उसको समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। और इसी तरीके की मीटिंग होते रहना चाहिए। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म जाति के लोग होना चाहिए, उसके पास में चर्चा होनी चाहिए और एक निष्पक्ष चर्चा होनी चाहिए जिसके माध्यम से कुछ तो भी रास्ता निकले। मैं दो बातों का समर्थक हूं। एक जो सही में लड़ना चाहता है और जिसकी सोच में संघर्ष नाम की चीज मिलती है, एक ऐसे आदमी का मैं समर्थक हूं। और दूसरा जो सही में एक जगह आना चाहता है, जिसके सोच में कोई भी भेदभाव नहीं मिलता है, निष्पक्ष खुली सोच, ऐसे व्यक्ति को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। और ऐसे ही व्यक्ति जो सामाजिक समझदारी करते हैं और सामाजिक ईमानदारी भी रखते हैं, ऐसे ही लोग इस आंदोलन को चला सकते हैं। संविधान ये राष्ट्रीय सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये राष्ट्रीय सब्जेक्ट होता तो पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक आपको समझाया जाता। अगर ये राष्ट्रीय सब्जेक्ट होता तो इस देश के आखिरी आदमी तक के जो बीपीएल का कार्ड है, राशन के कार्ड के साथ में संविधान की किताब दी जाती है। अगर ये राष्ट्रीय सब्जेक्ट होता, इसको राष्ट्रीय सब्जेक्ट नहीं बनने दिया गया। क्यों नहीं बनाया जा रहा है, उसका एक मामला है। करोड़ों की संख्या में लोग खड़े होकर अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे। उठाओ, ये डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इसको सामाजिक क्रांति का दस्तावेज बोला। ये डॉक्यूमेंट ऑफ इक्वलिटी है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इसको सामाजिक दस्तावेज, समानता का दस्तावेज बोला। ये डॉक्यूमेंट ऑफ सर्टिफिकेट है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इसको सार्वभौमता का डॉक्यूमेंट बोला। ये मामूली चीज नहीं है। आप पैदा होते हो, उसके बाद कब्र में भी जाते हो तो संविधान काम करता है, उसका भी प्रावधान है। एक आदमी को आप सड़क पे गाड़ नहीं सकते, आज उसको दफन नहीं कर सकते चौक पर, उसकी भी आपको परमिशन लेना पड़ता है। उसके व्यवस्थित कब्रिस्तान में आपको ले जाके गाड़ना पड़ता है। तो कानून जो है उसकी शुरुआत पैदा होने से बाद तक के आपको ये करते हैं। वो एनआरसी वगैरह का जादू अभी शुरू होने वाला है फिर से। अभी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी लिविंग सर्टिफिकेट, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी डेथ सर्टिफिकेट, ये सब चीजें आपको मांगने वाले हैं। अभी एक देश है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, वहां तो आदमी जीते जी अपनी डेथ सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं। ऐसे भी आंदोलन चल रहे हैं। आज के विशिष्ट दिन अपनी सोच को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने सामाजिक जीवन को लेकर अगर आप सही में गंभीर हो तो ये चीज ही आपके पास एक पर्याय है, बाकी कुछ नहीं है। आपका पति साथ नहीं देगा आपको, आपका पति की पत्नी साथ नहीं देगी। अगर वो जेल में है उसको कानून साथ देता है, उसको संविधान साथ देता है। इतनी बड़ी भूमिका है इसकी। व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक जीवन तक संविधान काम करते रहता है। वो डॉक्यूमेंट डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के हाथ से लिखा गया, उसमें और भी गणमान्य लोग थे। एक नाम और था जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का संविधान सभा में अगर किसी ने सबसे ज्यादा साथ दिया, उनका नाम है जयपाल मुंडा, जो बिरसा मुंडा के अनुयायी थे, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का संविधान सभा में मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए, माइनॉरिटीज गारंटी के लिए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का वो जो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है, बैकवर्ड कास्ट रिजर्वेशन के लिए और सिटीजनशिप के लिए जो आर्गुमेंट्स हुए संविधान सभा में, पूर्वाभ्यास, संविधान पूर्वाभ्यास, उसमें जयपाल मुंडा ने सबसे ज्यादा डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का साथ दिया। मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि संविधान बनाना और संविधान की जो प्रक्रिया है, इसमें किस किस का रोल कैसे कहां से दिखाई दे रहा है, ये हमको सोचना पड़ेगा। ये एक सामाजिक दस्तावेज है, इसको पढ़ाओ,
इसको पढ़ो, और इसका अगर सरकार प्रचार नहीं करे तो कम से कम इसको देखने की आप कृपा करें। आप मंदिरों में पाठ होता है, मस्जिदों में बहुत सारी चीजें चलती है, ये चलने दो, लेकिन इसका सार्वजनिक रूप से पठन कार्यक्रम ये चलना चाहिए। साहब ने शुरू किया, धनीराम साहब ने, कि भाई संविधान सभा का आप लोग ये करेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसको 12 महीने ये कार्यक्रम चालू करने का अपने को 24 आवर्स, कि एक बच्चे को 10वीं क्लास के बच्चे को जैसे कंप्यूटर समझ रहा है, वो 10वीं क्लास के बच्चे को संविधान पूरा पाठ हो जाना चाहिए, उसको याद हो जाना चाहिए, उसको पठन हो जाना चाहिए, तब जाके बात बनेगी, क्योंकि वो 18 साल के उम्र में वोट देने जाएगा। ये ऐसा देश है जिसमें 50% पॉपुलेशन को नहीं मालूम कि संविधान क्या है, और वो वोट देने जा रहे हैं। इलिटरेट इलेक्टोरल बोलते हैं इसको, अशिक्षित चुनाव, यानी एक आदमी जिसको कुछ नहीं समझता उसने किसी को भी वोट मार दिया, वो चुनाव नहीं है, वो सिर्फ गिनती मात्र है। मैं वो बच्चों को, जो लोग पीछे खड़े थे स्टेज के, आ जाओ बेटा इधर, उनका अवार्ड सेरेमनी होना चाहिए, बात करना चाह रहा था। मैं जाते जाते सब लोगों ने अपना अपना ये किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को ये सब चीजें बताइए, आप खुद भी पढ़िए। ये SC ST OBC का एक सही में सामाजिक संगठन बनाओ, संगठन नहीं तौफीक भाई, संगठन नहीं, सामाजिक संगठन। ये बाकी 85 वगैरह के फॉर्मूले से मैं राजी नहीं हूं। SC ST OBC का, माइनॉरिटी का सामाजिक संगठन बनना चाहिए, संगठन नहीं बनना चाहिए। सामाजिक संगठन इसलिए बनना चाहिए क्योंकि इनकी धर्म भले अलग है, इनकी संस्कृति एक ही है और इनका वंश भी एक है, करके इनका सामाजिक संगठन बनने की संभावनाओं को खड़ी करते। ये वैसे मैं आप लोगों से एक बात बोल रहा हूं कि आप लोग, ये जो आदिवासियों के खिलाफ में एक आंदोलन चल रहा है वनवासी का, ये वनवासी के आंदोलन का केवल आदिवासी ने नहीं, आप SC ST OBC मुस्लिम क्रिश्चियन सब लोगों ने विरोध करना चाहिए। क्योंकि आदिवासी के आप वंशज हो, आदिवासी है तो ही आप बोल सकते हो कि हम देश के मालिक हैं, क्योंकि आप उसके वंशज हो। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, यहाँ का SC OBC माइनॉरिटी स्वर्गवासी हो जाएगा। इसलिए ये याद रखना पड़ेगा, अपने याद रखना, भारत ये सांस्कृतिक राष्ट्र है, था और रहेगा, ये धार्मिक राष्ट्र नहीं था। मोहनजोदारो हड़प्पा में कोई धार्मिक अवशेष नहीं मिले, वहां सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। ये देश सांस्कृतिक देश है, धार्मिक देश नहीं है। मैं जाते जाते सब लोगों ने अपना एक शेर बोला, मेरे को एक शेर याद आ गया तौफीक भाई, कि अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाए कैसे, और हम तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो इस घर को बचाए कैसे। जय बिरसा, जय संविधान, जय भारत।